तो ये चैप्टर बेसिकली है ना 3 पार्ट्स में डिवाइड है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेक्शन है। इसमें हम समझेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, ठीक है। इसमें बेसिकली हम मेजरमेंट करेंगे। तो ये वाला पोर्शन मेजरमेंट के लिए है। ये एक अलग सेक्शन है। ये मान सकते हो उसकी एक टाइप की एप्लीकेशन है। और एक तीसरा हिस्सा है एरर। तो बेसिकली इसमें 3 पार्ट है, मेजरमेंट, डायमेंशंस, डायमेंशन एनालिसिस और एरर एनालिसिस, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट क्या है ना, उससे पहले हम समझेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। देखो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, क्या हम उन सबको मेजर कर सकते हैं? जैसे एक रूम की लेंथ, उसको तो हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन कोई कितना खुश है उसकी हैप्पीनेस को हम मेजर नहीं कर सकते। तो जिन भी क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर पाएँ उनको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक फंडामेंटल और एक ड्राइव्ड। फंडामेंटल जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है ना, तो ये इंडिपेंडेंट टाइप की है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। ऐसी टोटल 9 है हमारे पास। इसमें से कुछ एग्जांपल देखते हैं। मास, मास किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे हमने एक्चुअली इनमें से 9 को इंडिपेंडेंट बोल दिया। बाकी जो भी बनती है वो इन 9 से बनती है, उनको बोलते हैं ड्राइव्ड, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल हो गया फोर्स। फोर्स किस किस से ड्राइव्ड होगा? मास से, लेंथ से और टाइम से, ठीक है। मास हो गया, टाइम हो गया, ये सारी फंडामेंटल है। फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, ये सारी, क्योंकि ये बनेंगी फंडामेंटल से ना, यानी हमने कुछ को इंडिपेंडेंट काउंट कर दिया कि भाई ये तो हमारे पास फंडामेंटल है। अब बाकी जो भी बनाएंगे इनकी मदद से बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद बात आती है मेजरमेंट और यूनिट से क्या मतलब है हमारे पास। मेजरमेंट एंड यूनिट। देखो मेजरमेंट करना मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसी के एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेजरमेंट। एग्जाम्पल के लिए मुझे सपोज ये लेंथ नापनी है, मैंने ना अपने इस स्क्रीन पर एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली ए बी। अब ये कितनी बड़ी है, एक दूसरी लाइन और ड्रॉ कर ली सी डी। ये दोनों एक दूसरे से कितनी बड़ी हैं, ये कंपेयर करना हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम क्या करते हैं, एक लेंथ और खींच लेते हैं। ये इस लेंथ को हम कुछ नाम दे देते हैं। मान लो इसको मैं नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे दो, मान लो जेड, ठीक है। ये लेंथ जेड है। अब यहाँ पर मैं इस जेड को देखूंगा कितने जेड आ जाते हैं इसमें ना, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10.5। तो मैं वो लिखूंगा जो ए बी है इट इज़ 10.5 ऑफ जेड, ठीक है। ऐसे मैं सी डी को भी मेजर कर लेता हूँ। मैं सी डी को भी मेजर कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैं अब लिख दूंगा सी डी जो है इट इज़ 7 जेड, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पर लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसी की एक स्टैंडर्ड लेंथ को हमने कुछ नाम दे दिया। अब इसको बोलेंगे यूनिट, है ना। लेंथ की एक यूनिट क्या हो गई? जेड। तो मेजरमेंट बेसिकली क्या, इट इज कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड एंड दैट स्टैंडर्ड इज नोन एज यूनिट, ठीक है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी के स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं? यूनिट।
और किसी फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट्स के साथ कंपेयर करना इज नोन एज मेजरमेंट। ठीक, अब नेक्स्ट बात देखो, हम समझ चुके हैं कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी एंड व्हाट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। अब अलग अलग टाइम पर अलग अलग कंट्री ने अपने अपने मेजरमेंट के सिस्टम बना लिए। तो जैसे कुछ सिस्टम की हम बात करते हैं, जैसे CGS हो गया, इसमें लेंथ, मास, तो एक सिस्टम है जैसे CGS हो गया, FPS और एक MKS। ठीक है, CGS में हम लेंथ को मेजर करेंगे इन सेंटीमीटर, मास को हम मेजर करेंगे ग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। ठीक है, ये एक सिस्टम है, ये एक कंट्री का अपना सिस्टम था। FPS में हम लेंथ को मेजर करते हैं फुट से और मास को पाउंड से। तुमने देखा होगा, तुम अभी भी केक लाते हो तो वो पाउंड्स में मेजर करके देते हैं ना, और टाइम को सेकंड में। ऐसे MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। अब ये जब सब कंट्री ने अपना अपना अलग अलग सिस्टम बना लिया तो फिर दिक्कत हो जाती खड़ी कि फिर कन्वर्जन हर बार करना पड़ता। तो इसलिए सारी कंट्रीज़ ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि हम एक ही सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो सारी फिर कंट्री ने मिलकर के SI सिस्टम को फॉलो डेवलप किया। एक्चुअली में MK सिस्टम को कुछ मॉडिफाई करके SI सिस्टम को डेवलप किया गया। तो ठीक है, अब ये SI सिस्टम सारी कंट्रीज़ में चलता है। अब हम बात करेंगे SI सिस्टम की। ठीक है, SI सिस्टम में टोटल 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। उसमें से जैसे एक हो गया मास, उसकी SI यूनिट है केजी। ठीक है, किलोग्राम, और उसको केजी में डिनोट करते हैं। दूसरा है लेंथ, इसमें जो यूनिट है उसको मीटर में M से दिखाते हैं। तीसरा है टाइम, इसमें यूनिट है सेकंड। फोर्थ है हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी। इसको कैंडेला से बताएंगे, इसकी यूनिट कैंडेला है। फिफ्थ है अमाउंट ऑफ मास, इसको हम मोल से, इसका यूनिट मोल है ना, यहाँ पे मैं यूनिट लिख रहा हूँ और यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, सिक्स्थ है इलेक्ट्रिक करंट, इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर। सेवेंथ है हमारे पास टेम्परेचर, इसका ऐसा यूनिट है केल्विन। एट्थ है हमारे पास प्लेन एंगल, इसका ऐसा यूनिट है रेडियन। एंड नाइन्थ है सॉलिड एंगल, इसका ऐसा यूनिट है स्टेरेडियन। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे इन सब की प्रॉपर डेफिनेशन है, खाली एक मास की प्रॉपर डेफिनेशन अभी ऐसा यूनिट में नहीं है। बाकी मैं तुम्हें ब्रीफ में बताता हूँ। पेरिस में एक प्लेटिनम इरिडियम का मेटल का बना हुआ एलॉय का एक प्रोटोटाइप सिलेंडरिक शेप है, जिसका डायामीटर और हाइट 39 मिलीमीटर है ना। ये प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ है, एक प्रोटोटाइप है। ठीक है, इसका जो मास है उसको हम 1 kg मास मानते हैं। लेंथ देखो, हमको पता लाइट जो है वो 1 सेकंड में लगभग 3 × 10⁸ मीटर ट्रैवल कर लेती है। तो जो 1 मीटर है ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 सेकंड इज इतना। तो 1 मीटर कितने टाइम में चलेगी? 1/3 × 10⁸ 8 सेकंड में। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन इतना सेकंड इज नोन एज 1 मीटर। ऐसे ही सीजियम 133 एटम के नंबर ऑफ ऑसिलेशन में, एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, उसमें लगे हुए टाइम को 1 सेकंड बोलते हैं। और कैंडेला रफली जैसे पुराने टाइम में जो लाइट
रात को लाइट जलाते थे तो वो कैंडल्स का यूज़ करते थे। तो रफली एक कैंडल की जो इंटेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का हमने एक लाइट सोर्स लिया हुआ है, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 1 सेकंड में एक सर्टेन नंबर ऑफ अमाउंट की एनर्जी जब आ जाती है तो उसकी हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बोलते हैं 1 कैंडेला। रफली एक कैंडल की जो एनर्जी है ना पर यूनिट एरिया, इट इज़ 1 कैंडेला। अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ ना, लगभग उतनी रोशनी के आसपास तुम एक अंदाज़ा लगा पाओ। जैसे हम 1 दर्जन मीन्स 12 नंबर को 1 दर्जन बोलते हैं, ऐसे ही हम जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल एक सर्टेन नंबर है, ठीक। एम्पियर, देखो दो पैरेलल लॉन्ग वायर में सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में जो दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उन दोनों से इतना करंट फ्लो कराओ कि इन दोनों में 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्शन का जनरेट हो जाए, तब हम करंट को 1 एम्पियर बोलते हैं। ये डेफिनेशन में थोड़ी तुम्हें फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया होना चाहिए। केल्विन क्या है? ट्रिपल पॉइंट होता है, हमें ना आगे चल करके सीखेंगे। ट्रिपल पॉइंट वो जगह है जहाँ पर ये प्रेशर और वॉल्यूम में, किसी सब्सटेंस के प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ है। तो वाटर के लिए जैसे ट्रिपल पॉइंट वो लोकेशन होती है जहाँ पर सब्सटेंस अपनी तीनों स्टेट्स में इक्विलिब्रियम में होता है, यानी सॉलिड लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम जहाँ पर अचीव होता है। तो वाटर के ट्रिपल पॉइंट का 1/273 मीन्स 1/273 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज नोन एज 1 केल्विन। तो 1 केल्विन वो टेम्परेचर है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है जहाँ पर सब्सटेंस तीनों स्टेट में इक्विलिब्रियम में होता है। तो वाटर के ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर का 1/273.16 इज नोन एज 1 केल्विन। प्लेन एंगल इंपॉर्टेंट है और सॉलिड एंगल इंपॉर्टेंट है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे क्या करो, तुम एक सर्कल लो, आर रेडियस का सर्कल, अब है ना उसकी रेडियस के इक्वल लेंथ की आर्क ले लो। तो सर्कल के रेडियस की इक्वल लेंथ का आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है, इट इज नोन एज 1 रेडियन। तुम्हें यहाँ पर एक फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए कि प्लेन एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इस बेसिस पर एक कंप्लीट सर्कल कितना एंगल सबटेंड करता है, कंप्लीट सर्कल की रेडियस आर्क लेंथ हो जाएगी 2πr और डिवाइडेड बाय रेडियस, तो 2π रेडियन है ना। एक कंप्लीट सर्कल, वन सर्कल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, 2π रेडियन का। और हमको पता है एक कंप्लीट सर्कल को हम 360 डिग्री में भी मेजर करते हैं, तो 360 इक्वल टू 2π रेडियन। ये कन्वर्जन फैक्टर है जो तुम्हें काम में आएगा डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए, है ना। तो ये ध्यान रखने का। ऐसे ही सॉलिड एंगल, तुम एक स्फेयर ले लो, स्फेयर की रेडियस मान लो आर है, तो तुम है ना इसकी रेडियस के स्क्वायर के बराबर का एरिया इसकी सरफेस पे लो, ये इसके थ्रू सेंटर की तरफ जाओ, तो तुमको एक कॉनिकल शेप में एक 3D एंगल दिखेगा। इसको हम बोलते हैं 1 स्टे रेडियन। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है तुम्हें, ऐसे प्लेन एंगल का ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब जैसे एक पूरा कंप्लीट स्फेयर, तो 1 स्फेयर सेंटर पे कितना एंगल डालेगा वो देखते हैं। 1 स्फेयर उसका एरिया हो जाएगा 4πr² डिवाइडेड बाय r², तो 4π स्टे रेडियन का एंगल सबटेंड करेगा एक कंप्लीट स्फेयर। ठीक है, तो ये बात हो गई एसआई सिस्टम की। ठीक है, तो हमने सिस्टम ऑफ यूनिट भी देख लिया, एसआई सिस्टम भी देख लिया। अब देखो मेजरमेंट ऑफ लेंथ और मेजरमेंट ऑफ मास और पैरेलक्स, ये तीनों की हम बात करते हैं। देखो तुम्हारी बुकलेट पर एक लाइन खींची हुई है, तुम इसको काय से, जैसे ए बी कोई लाइन खींची हुई है, तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास जो प्लास्टिक का स्केल होता है उसके ऊपर ऐसे 0 मार्क होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होगा। देखो
ये जो स्केल है तुम्हारे पास, प्लास्टिक का स्केल, इससे जो सबसे छोटी यूनिट तुम नाप सकते हो वो है 1 मिलीमीटर। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे लीस्ट मेजरमेंट हम ले सकते हैं, इट इज नोन एज लीस्ट काउंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट जो सबसे मिनिमम मेजरमेंट ले सकता है। तो लीस्ट काउंट क्या है? इट इज लीस्ट मेजरमेंट। इसको बस ध्यान रखना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटा मेजरमेंट ले सकता है, इट इज नोन एज इट्स लीस्ट काउंट। तो जैसे इस स्केल का लीस्ट काउंट कितना? 1 मिलीमीटर। ये स्केल 1 मिलीमीटर से छोटा मेजरमेंट नहीं नाप सकती। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है, उसकी एक होती है मेन स्केल। मेन स्केल का लीस्ट काउंट डिवाइडेड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। जैसे अगर 10 है तो ये 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है। फिर इससे भी छोटी लेनी है तो स्क्रू गेज होता है हमारे पास। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं? उसकी मेन स्केल या उसका वन पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। उसके पास एक मेन स्केल होती है और एक सर्कुलर स्केल होती है। अब ये जो सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन में जितना आगे या पीछे मूव कर जाता है, तुम एक इस सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन दो, अभी जितना आगे या पीछे मूव करेगा उसको हम उसकी पिच बोलेंगे। जनरली ये पिच पिच 1 मिलीमीटर होती है और इसके ऊपर डिवीजन करीब 100 होते हैं। तो ये 0.01 मिलीमीटर तक नाप सकती है। अब इससे भी और छोटी अगर लेंथ नापनी हो तो देखो, ये तो मैंने जो बता रहा हूँ ना, ये डायरेक्ट मेथड है। कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स भी हैं, उनकी बात भी करेंगे। अब इससे छोटी अगर लेनी है तो फिर हमारे पास माइक्रोस्कोप्स हो जाते हैं, और भी छोटी लेनी हो तो फिर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड में सबसे छोटी डिस्टेंस नापने के तरीके हैं। और इनडायरेक्ट मेथड में हम एक छोटी डिस्टेंस कैसे नापते हैं, तो उसका इनडायरेक्ट मेथड भी तुम्हें बताता हूँ मैं। जैसे ऑलिक एसिड, इसको चूज करने के दो कारण हैं। एक तो ये नॉन वोल्टाइल है, मतलब अपने आप वेपोराइज नहीं होगा, और दूसरा इसके जो मॉलिक्यूल का साइज वो कंपैरेटिवली लार्जर होता है ना। तो इसको हम दो वजह से चूज करते हैं, बड़े साइज का मॉलिक्यूल और नॉन वोल्टाइल है ऑलिक एसिड। अब ऑलिक एसिड का हम डायामीटर नापेंगे यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। हमारा जो पर्पस क्या है, हम क्या करना चाहते हैं? एक वाटर का कंटेनर लेंगे, एक कंटेनर लेंगे हम, थोड़ा जिसका डायमीटर बड़ा हो, उसमें हम वाटर फिल कर लेंगे। इसके ऊपर ऑलिक एसिड की बहुत ही छोटी सी ड्रॉप डालेंगे। अब हम बहुत छोटा सा नहीं नाप सकते, उसके लिए हमको कुछ और करना पड़ेगा। बहुत ही छोटी सी ड्रॉप्स डालूंगा मैं। तो उसमें क्या होगा, मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस वाटर सरफेस के ऊपर ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल की एक लेयर अरेंज कर दूं, और इसका जो डायामीटर है वो मैं इस इनडायरेक्ट मेथड से नाप पाऊँ, है ना। इसका रेडियस मुझे पता होगा, तो ये हो जाएगी πr² × d। तो ये जो ऑलिक एसिड की ऊपर लेयर जम गई है वो लगभग एक सिलेंडर के शेप में होगी, जिसका बेस πr² होगा और जो विड्थ होगी वो डायामीटर ऑफ ऑलिक एसिड होगी। तो ये वॉल्यूम हो गया। अब सपोज मैंने इसमें n ड्रॉप डाली थी ऑलिक एसिड की, और हर एक ड्रॉप का वॉल्यूम v है। तो मुझको ये जो d निकालना है ना, d में कैसे निकालूंगा? NV/πr²। इसमें से नंबर ऑफ ड्रॉप में काउंट कर सकता हूँ, कितने वॉल्यूम का इसमें ऑलिक एसिड का वॉल्यूम है वो देखो, अभी हम उसको बात करेंगे। और πr² मेजरमेंट है, अब मेजर कर सकते हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम है इस v को फाइंड आउट करने की, कि हमने कितने, एक ड्रॉप में कितने वॉल्यूम का ऑलिक एसिड आया। अब क्योंकि अब ये बहुत छोटा सा नंबर है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। इस टेस्ट ट्यूब में हम 10 ml ऑफ ऑलिक एसिड डाल देंगे,
और इसमें 90 ml अल्कोहल डाल देंगे। ठीक है, तो टोटल 100 का ये सॉल्यूशन बन गया। इसमें ऑलिक एक काम करते हैं, इसमें हम ऑलिक एसिड का सिर्फ 1 ml डालते हैं, 1 ml हम मेजर कर सकते हैं, और 99 ml हम इसमें अल्कोहल डालते हैं। तो इसमें ऑलिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो 1/100 है, यानी 100 में से एक ऑलिक एसिड का मॉलिक्यूल है। अब इसका भी तुम अब इस सॉल्यूशन की 1 ml लो और उसमें 99 ml अल्कोहल डाल दो। तो अब इसमें ऑलिक एसिड का कंसंट्रेशन 1/100 इंटू 1/100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको जैसे हम क्या करेंगे, V वॉल्यूम, अगर मैंने एक ड्रॉप का वॉल्यूम V है तो उसमें ऑलिक एसिड कितना है, 1/100 इंटू 100। तो ये ऑलिक एसिड का वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। इसको हम V डैश से दिखा रहे हैं, जो V डैश यूज़ कर रहे हैं वो ये V डैश यहाँ पर आएगा। तो क्या होगा कि अल्कोहल तो वेपोराइज होकर उड़ जाएगा, पीछे बचेगा सिर्फ ऑलिक एसिड, जिसकी एक पतली सी थिन लेयर हमारे पास बन जाएगी। तो इस इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करके हम ऑलिक एसिड का डायमीटर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ हमारे पास बड़ी डिस्टेंस नापने की भी इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। इनडायरेक्ट मेथड्स टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस। जैसे मान लो तुम्हारे घर के बाहर एक इलेक्ट्रिसिटी का पोल रखा है, अब उसकी तुमको हाइट नापनी है, तो उसको आप डायरेक्ट पोल पर चढ़ नहीं सकते, तो उसका एक तरीका है। ये मान लो पोल है, तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी 10th में। इस पोल की हाइट h नापनी है। तुम क्या करो, इस पोल के बेस से d डिस्टेंस दूर जाओ। एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो एंगल मेजर कर सकता है, उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ये थीटा एंगल मेजर कर लो। अब हमको पता है ट्रिग्नोमेट्री से tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो h तुम कैसे निकाल लोगे, d tan थीटा से। और एंगल का टेंजेंट निकालने के लिए एक टेबल आती है, कैलकुलेटर से हम निकाल सकते हैं। तो तुम अपने घर के बाहर लगे हुए पोल की हाइट भी नाप सकते हो। अब मान लो एक बहुत दूर माउंटेन है, तुम उस माउंटेन की डिस्टेंस नापना चाहते हो, तुम माउंटेन के बेस तक नहीं पहुंचता, बहुत दूर है तो नहीं पहुंच पाओगे, तो उसका भी एक इनडायरेक्ट मेथड है। कैसे कर सकते हो उसको, वो बताता हूँ, नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं। मान लो ये वो माउंटेन है जिसकी मैं हाइट मेजर करना चाहता हूँ, ये मेरे से बहुत दूर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी हाइट हमको h नापनी है। हमारे पास एक ए पॉइंट लेंगे, ए पॉइंट से इसकी ये कितना एंगल बना रही है, θ1 हम मेजर कर लेंगे। ये डिस्टेंस सपोज x है जो हम मेजर नहीं कर सकते। एक बी पॉइंट तक पहुंचो, ए और बी के बीच का डिस्टेंस हम d सपोज कर लेते हैं। फिर यहाँ से हम एंगल मेजर कर लेंगे θ2। ठीक है, अब देखो ये ट्राइंगल हम ओ एम एन ए बी ये ले लेते हैं। ये तुम ट्राइंगल ओ एम ए में अगर देखते हो, tan θ1 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन tan θ1, है ना। तो राइट हैंड साइड पर सिर्फ अननोन है h, बाकी हमको tan θ1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब तुम ट्राइंगल कंसीडर करो, कौन सा वाला, ओ एम बी। इसमें अगर हम tan θ2 लगाते हैं तो इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस से x प्लस डी आएगा। अब इसमें अगर हम देखें tan θ2 हमने मेजर किया हुआ है, h अपॉन x को हम रिप्लेस कर देंगे बाय h अपॉन tan θ1 और प्लस डी। अब ये जो इक्वेशन बना इसमें खाली h अननोन है, बाकी सारी वैल्यूज हमें पता है। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम माउंटेन की हाइट भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये इनडायरेक्ट मेथड। अब एक और जो इनडायरेक्ट मेथड होती है, जैसे सपोज मेरे को बहुत दूर की डिस्टेंस नापनी है, मून तक की डिस्टेंस नापनी है। तो ये मून है, हम अर्थ सरफेस पर हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेज़र बीम इसके ऊपर
इंसिडेंट कराएंगे, ये इससे रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो हम एक रिसीवर भी रखेंगे जो इसको रिसीव करेगा, ये रिसीव करेगा और ये ट्रांसमिट करेगा। तो ये हमारे पास ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। तो मून तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं d है, ठीक है। तो हमको पता है कि मान लो टोटल हमने 0 टाइम पर ट्रांसमिट करी और t टाइम पर हमने रिसीव कर ली। इस टाइम इंटरवल के दौरान इस लाइट ने ट्रेवल किया टोटल 2d डिस्टेंस। हमको पता है वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेजर लाइट की स्पीड से चलता है तो c, टोटल डिस्टेंस 2d ट्रेवल किया अपॉन टाइम लगाया t, तो d इक्वल टू हो जाएगा ct/2। तो इस तरीके से हम मून तक की डिस्टेंस नाप सकते हैं। इसी तरह से अगर हमको सी बैड की डेप्थ नापनी हो तो हम वहाँ पर लाइट की जगह अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं ना, उसको बोलते हैं सोनार मेथड। तो जैसे अगर मुझको सी बैड, ये कोई सी है, उसके सी बैड की डेप्थ नापनी थी, तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर एक शिप ले जाएंगे, यहाँ पर भी एक ट्रांसमीटर होगा, वो क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक साउंड को सेंड करेगा और फिर वो अल्ट्रासोनिक साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगा सेंसर तक। तो एक ट्रांसमिट करेंगे और एक सिग्नल को रिसीव करेंगे। वही अगर ये डेप्थ को हम डी नाप मेजर करें और 0 टाइम पर हमने उसको सेंड किया था और टी टाइम पर रिसीव किया, तो यहाँ पर भी देखो उसकी स्पीड हमको अल्ट्रासोनिक की पता होगी। अल्ट्रासोनिक की स्पीड, टोटल डिस्टेंस 2d ट्रेवल किया और टाइम कितना लिया t, तो यहाँ पर भी जो डेप्थ आ जाएगी इट इज़ vd/2। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमने लाइट की जगह साउंड वेव का यूज़ किया। अब अगर सपोज हमको इतना दूर का डिस्टेंस नापना हो कोई स्टार तक का, तो वहाँ तक लेजर तो हमारा जाएगा नहीं। तो उस केस में हम एक और मेथड यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। तो ये पैरेलैक्स मेथड क्या है उसको पहले समझते हैं। देखो तुम एक सिंपल सी एक्टिविटी करो। तुम क्या करो, अपने हाथ में कोई भी मार्कर ले लो, ठीक है। अब इसके पीछे बैकग्राउंड में एक लाइन को इमेजिन कर लो, एक लाइन को मार्क कर लो। अब तुम क्या करो, अपनी पहले लेफ्ट आई क्लोज करो। तुम देखोगे तुम्हारा जो ये मार्कर है वो इस रेफरेंस लाइन के राइट हैंड साइड में है। अब क्या करो, अब तुम अपनी देखो ये वाली आईज क्लोज करोगे तो तुम्हारा जो मार्कर है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और ये करोगे तो उस मार्क के ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है, देखो तुम्हारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पर फिक्स था। यहाँ तुम्हारी लेफ्ट आई है और ये तुम्हारी राइट आई है। अभी जब तुम इसको अपनी लेफ्ट आई से देखोगे, एक रेफरेंस लाइन लेना, ये फिक्स है। ठीक है, जब तुम इस रेफरेंस लाइन, जब अपनी लेफ्ट आई क्लोज करते हो राइट आई से देखते हो, एक मिनट, अगर लेफ्ट आई से देखा तो ये हम्म, अगर तुम इस आई को इस आई से देख रहे हो तो तुम्हारा ये जो है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ये लेफ्ट आई से देखने पर इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेफ्ट में नजर आएगा तुम्हें, ठीक है। और जब तुम इसको राइट आई से देखोगे तो ये रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, देखो ये रेफरेंस लाइन वही है, सेम है, ये दोनों फिक्स, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों रेफरेंस लाइन सेम है, लेकिन हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट बदल रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाती है ना। फिर से एक बात को समझेंगे, एक मिनट मैं तुम्हें बता रहा हूँ फिर से। ये हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, हमारी दो आई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है।
मैं इसके पीछे एक रेफरेंस लाइन फिक्स कर लेता हूँ। जब मैं इसको लेफ्ट आई से देख रहा हूँ तो ये रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे है, और जब मैं इसको राइट आई से देख रहा हूँ तो ये रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये आई का रेफरेंस लाइन से और इसके बीच का एंगल थीटा 1 मेजर कर लेंगे। वो अल्टरनेट एंगल से थीटा 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक यही बात हम सेकंड राइट आई के लिए करेंगे। ये राइट आई है और ये लेफ्ट आई है। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में हम एक बार देखते हैं, 1 मिनट। एक बार फिर से पूरा हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तुम्हें एक ऑब्जेक्ट लेना है, इसके बैकग्राउंड पे थोड़ी दूर पर एक लाइन इमेजिन कर लो। ठीक है, अब ये तुम्हारे दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट, एक लेफ्ट और एक राइट। अब सबसे पहले जब मैं इसको लेफ्ट आई से देखता हूँ तो मुझे ये रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में राइट हैंड साइड में दिखता है। ठीक है, और जब मैं राइट आई से इसको देखता हूँ तो ये रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेफ्ट में नजर आ जाता है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट आई से देखने पर ये रेफरेंस पॉइंट के ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में राइट हैंड साइड में, और राइट आई से देखने पर ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में। तो हम ये एंगल नाप लेंगे और दोनों आई के बीच की डिस्टेंस हम सपोज डी मान लेते हैं। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की आई से डिस्टेंस हम मान लेते हैं, एक्चुअली में दो आई के बीच की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, सपोज ये इसको डी मान लेते हैं, और आई से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस हम एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमको एक फॉर्मूला पता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है व्हेन एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल एंगल है थीटा 1 प्लस थीटा 2, इसको रेडियन में मेजर करो, इक्वल टू आर्क लेंथ। तुम ये मानोगे कि ये जो सर्कुलर ट्रैक है जिसमें तुम्हारे दोनों आई के बीच की डिस्टेंस आर्क लेंथ के बराबर है डी, और रेडियस हम मानेंगे आई से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस एक्स, तो हम एक्स मेजर कर सकते हैं डी अपॉन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो पैरेलैक्स बेसिकली क्या है, पैरेलैक्स क्या है, इट इज फिनोमिना ऑफ change in relative position of an object when observation point is changed। ठीक है, तो पैरेलैक्स क्या है, ऑब्जेक्ट की रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन में शिफ्ट होना। कब, व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज चेंज इज नोन एज पैरेलैक्स। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलैक्स की बात। अब पैरेलैक्स से हम बहुत दूर दूर तक की चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर तुम्हें बहुत दूर के स्टार की डिस्टेंस नापनी हो अर्थ से, तो देखो ये मान लो है सन। ठीक है, इसके चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करती है अपनी ऑर्बिट में। ठीक, अब ये कोई स्टार है जिसकी डिस्टेंस मेरे को अर्थ से नापनी है, तो ये अर्थ है। एक दूर का रेफरेंस स्टार और लो, ये रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास, ये वो स्टार है जिसकी हमको डिस्टेंस नापनी है। तो जब अर्थ यहाँ है तो ये स्टार रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में तुम्हें ऐसे दिखाई देगा। ये एंगल नाप लो तुम थीटा 1, जो हमने नाप लिया थीटा 1। अर्थ से सन तक की एवरेज डिस्टेंस होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। ये डिस्टेंस एक्चुअली में तुम देख लेना NCERT से तुम्हें मिल जाएगी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब 6 महीने वेट करो, 6 महीने बाद अर्थ अपने डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन पर आ जाएगी।
अब ये वही रेफरेंस स्टार के रेस्पेक्ट में इस स्टार की पोजीशन अब राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगी। ये एंगल मेजर कर लेना θ2, ये एंगल हो गया θ2। अब ये देखो, ये वो बड़ा सर्कल मानना जिसकी आर्क लेंथ 2 AU के बराबर है और लेट डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ बी x। तो हम क्या करेंगे, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का यूज करेंगे। एंगल है θ1 प्लस θ2, आर्क लेंथ है डबल ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, रेडियस है हमारे पास x जो अननोन है, तो x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी, एक मिनट, x इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास डबल ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन θ1 प्लस θ2। तो इस तरह से हम पैरेलक्स मेथड का यूज करके बहुत लार्जर डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। इट इज आल्सो एन इनडायरेक्ट मेथड। तो यहाँ तक हमारे पास बात हो गई। हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ ले लिया, हमने उसके डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड देखे, छोटी से छोटी डिस्टेंस नापने के सॉरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, और लॉन्ग से लॉन्ग डिस्टेंस नापने के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। मास का मेजरमेंट आएगा नहीं अभी नीट में, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, पैरेलक्स हम बात कर चुके हैं। तो ये जो पोर्शन था यूनिट और मेजरमेंट का जिसमें हमने मेजरमेंट की बात करी है ना, हमने यहाँ तक ये हमने जो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनने की मेन लोकेशन है वो है पैरेलक्स मेथड। उसको ढंग से कर लेना, उसका फॉर्मूला ध्यान रख लेना, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, उसका यूज होता है। और बाकी तो इसमें कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, लेकिन जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पैरेलक्स मेथड का तुम ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद एक और, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है डायमेंशन एनालिसिस से और एरर एनालिसिस से, तो हम इसको देखेंगे। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। तो अगला है डायमेंशनल एनालिसिस। अब देखो डायमेंशन में तुम्हें तीन चीजें बताने वाला हूं, डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, सुनो, जैसे फोर्स, फोर्स है एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो ये है तुम्हारे पास ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मैं इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में बदलना चाहता हूँ। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलेरेशन, इसमें से मास तो फंडामेंटल है लेकिन एक्सेलेरेशन ड्राइव्ड है, तो मैं एक्सेलेरेशन को लिख सकता हूँ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी में वेलोसिटी ड्राइव्ड है लेकिन टाइम फंडामेंटल है, तो ठीक है, इसको भी अलग हटा लो। अब हमको पता है कि वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब इसमें सारी फंडामेंटल हो गई, क्या, मास फंडामेंटल हो गई और डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ फंडामेंटल हो गया, अपॉन टाइम का स्क्वायर ये भी फंडामेंटल हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं m⁻1 l⁻1 t⁻⁻²। तो हमने एक ड्राइव को फंडामेंटल में कन्वर्ट कर लिया। ऐसा करते वक्त हमको फंडामेंटल के ऊपर कुछ पावर लगानी पड़ी, जैसे मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -2। तो ये जो पावर्स हैं ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दे आर नोन एज डायमेंशंस। तो मास फोर्स के डायमेंशंस इन मास इज 1, लेंथ इज 1 एंड टाइम इज -2। अब अगर मैं इनको एक ब्रैकेट लगा करके मास के ऊपर पावर 1, लेंथ के ऊपर पावर 1 और टाइम के ऊपर पावर -2 लगा देता हूं, तो इसको बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर ये जिसका भी फॉर्मूला है उसके अगेंस्ट अगर डाल देता हूं तो मैं इसको बोलूंगा डायमेंशनल इक्वेशन। बात समझ में आ गई? डायमेंशंस क्या हैं? किसी ड्राइव को फंडामेंटल में बदलते वक्त फंडामेंटल के ऊपर जो पावर्स होती हैं उनको हम बोलते हैं डायमेंशंस। अगर इनको एक ब्रैकेट लगा करके इन फिजिकल क्वांटिटी के साथ लिख दो तो डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला उसके साथ इक्वेट करके लिख दो तो डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस क्या क्या है? तो तीन यूजेस हैं। नंबर 1, टू चेक द
करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं वो चेक करने के लिए। नंबर 2, टू कन्वर्ट to convert any physical quantity from one system of unit to another system of unit। और तीसरा यूज है इसका, टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। तो ये 3 तरह के यूजेस हम देखेंगे, है ना। एक ये चेक करना कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, उससे पहले हमको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखना पड़ेगा, वो भी हम देखते हैं, उसकी मदद से हम कर पाते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अदर यूनिट ऑफ सिस्टम में कन्वर्ट करते वक्त उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे चेंज होता है वो देखेंगे। तीसरा, हमको कुछ दी हुई फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन ड्राइव करना, इसका ये यूज़ हम देखेंगे ना। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये बोलता है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के इक्वल होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे। तो सपोज अब इसका फर्स्ट यूज तुम्हें से बताता हूं। टू चेक द करेक्टनेस, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा, कैसा आएगा वो मैं तुम्हें भी बताता हूँ। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन होते हैं m0 L t-1, है ना, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ और टाइम मीन्स टाइम, तो L t-1। और ये भी इनिशियल वेलोसिटी भी वेलोसिटी ही है, तो उसके भी डायमेंशंस एक्चुअली में mL t-1 हो जाएंगे। एक्सेलेरेशन के होंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी के हो जाएंगे L t-1 अपॉन टी, तो ये हो जाएगा L t-2 और इनटू टाइम के हो जाएंगे t। तो ये तुम्हें देखो L t-1 इक्वल टू L t-1 प्लस L t-1। देखो वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, बिल्कुल सही है। जैसे अगर मेरे पास 2 kg का एक ऑब्जेक्ट है और प्लस एक 6 kg का ऑब्जेक्ट है, तो टोटल मिलके 8 kg बनेगा ना। तो मैंने मास में मास ऐड किया तो क्या मिला मुझे, मास। ठीक उसी तरह से वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करोगे तो मिलेगी वेलोसिटी, तो इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। अब देखो तुम्हें क्वेश्चन देखो कैसे किस तरह से आएगा नीट में, तुम्हें वो बताता हूँ। कि मान लो तुम्हें दिया हुआ है प्रेशर P इक्वल टू, अच्छा देखो तुम्हें एक दो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए यहाँ पर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो E की पावर होती है, जो लॉग के साथ नंबर होता है, जो साइन का एंगल होता है, कॉस का एंगल होता है, टेन का एंगल होता है, ये सारे डायमेंशन लेस होते हैं। इस बात का ध्यान रखना
इनके डायमेंशंस नहीं आने चाहिए, या तुम लिखोगे इसके डायमेंशंस इक्वल टू 1 आने चाहिए, मतलब डायमेंशन लेस है। अब देखो क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस बनते हैं। जैसे मान लो प्रेशर इक्वल टू तुम्हें दिया हुआ है ए अपॉन बी टी रेस टू पावर माइनस ए स्क्वायर टी, ठीक है। यहां पर P इज प्रेशर, T is time, at A, B are two constant dimensional constant. ठीक है। तो अब सपोज तुम्हें इस इक्वेशन में A और B के डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं, तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे। सबसे पहले देखो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के होते हैं मास इंटू एक्सेलेरेशन mL/t-2, एरिया का होता है L2। तो प्रेशर के वॉल्यूम डायमेंशन हो जाएंगे mL-1 t-2। एक तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको शुरुआत कैसे करें, तो तुम यहाँ पर देखो ये डायमेंशन लेस होना चाहिए था, ठीक है ना। मतलब ए स्क्वायर के डायमेंशन इंटू टाइम के डायमेंशन इक्वल टू डायमेंशन लेस होना चाहिए था। ओके, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1/t, तो टी रेस टू पावर -1, तो ए इक्वल टू दोनों साइड का स्क्वायर रूट करो -12। तो ए के डायमेंशंस जो हो जाएंगे, ए के डायमेंशंस हो जाएंगे m0 l0 t रेस टू पावर -12, ठीक है। अब हमको पता है कि a अपॉन बी के डायमेंशंस प्रेशर के डायमेंशंस होने चाहिए, तो b के डायमेंशंस हो जाएंगे a अपॉन प्रेशर के डायमेंशंस। a के हमारे पास हैं t रेस टू पावर -12 और प्रेशर के हैं हमारे पास mL-1 t-2, तो ये हो जाएगा m रेस टू पावर -1। एक मिनट यहाँ लिख देते हैं ऊपर। तो b का डायमेंशंस आ जाने चाहिए हमारे पास m रेस टू पावर -1 l, और 2 ऊपर जाएगा तो 2 माइनस हाफ हो जाएगा तुम्हारे पास 3/2। तो इस तरह से हम a और b के डायमेंशंस निकाल सकते हैं। तुमको यहाँ पर ध्यान रखना है, ऐसा कोई भी e की रेस टू पावर दे दे, लॉग दे दे, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे दे, तो उसके अंदर से एक डायमेंशंस पता चल जाएंगे और बाकी फिर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ करेंगे। तो इस तरह का यूज़ करना है। तो अभी हमने देख लिया डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट यूज़ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर ध्यान रखना क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी को ज़्यादा है, वो इस तरह का जो मैंने प्रेशर वाला क्वेश्चन दिया उस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना है। अब दूसरा है कि किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब हम बदलते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे अफेक्टेड होती है उसकी बात समझते हैं। दूसरा यूज है टू कन्वर्ट, है ना, पूरा नहीं लिख रहा मैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से। अब सुनो, जैसे मान लो कोई लेंथ है ए बी, ये लेंथ है मान लो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं इसकी लेंथ को L से डिनोट कर रहा हूँ, L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में मैं इसको 100 मिलीमीटर भी लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमको सिग्निफिकेंट फिगर भी पढ़ना है। सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। और एक और चीज़ राउंडिंग ऑफ भी पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। और मैं इसको 0.1 मीटर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, ऐसा मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो ये एक फिजिकल क्वांटिटी थी, इसको अगर एक यूनिट में नापा तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग थी, इसको किसी दूसरी यूनिट में नापा तो न्यूमेरिकल वैल्यू अलग थी, इसको किसी तीसरी यूनिट में नापा तो न्यूमेरिकल वैल्यू अलग थी। तो हम जनरली बोल सकते हैं एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। अगर तुम बड़ी यूनिट लोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगी, अगर तुम छोटी यूनिट लोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो, ये मिलीमीटर सेंटीमीटर से छोटी यूनिट थी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई, मीटर सेंटीमीटर से बड़ी यूनिट थी तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो गई। तो है ना, ये हम एक्चुअली में इसी का यूज करने वाले हैं, इसका N1U1 इक्वल टू N2U2। सॉरी। अब जो यूनिट होती है उसको अगर हम फंडामेंटल में देखें तो M1A, L1B, T1C। देखो डायमेंशंस नहीं बदलेंगे कभी भी, है ना। जैसे लेंथ के डायमेंशन तो तीनों केस में L की पावर 1 ही आएगा ना। L2B, T2C। अब मान लो तुमको, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, तो N2 इक्वल टू हो जाएगा N1 M1 अपॉन M2 रेज टू पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B, एंड T1 अपॉन T2 रेज टू पावर C। तो तुम्हें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदल रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कैसे आएगा। जैसे मान लो फोर्स जो होता है ऐसा यूनिट में है, मान लो वो न्यूटन। अब मुझे इसको डाइन में कन्वर्ट करना है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो। तो ये देखो, ये एक्चुअली में सीजीएस सिस्टम है और ये है तुम्हारे पास एसआई सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर हमको N2 निकालना है एक्चुअली में, तो N2 इक्वल टू हम निकालेंगे N1। ये तुम्हारे पास N1 दे रखा है, तो जिसमें दिया हुआ है उसमें मास की यूनिट अपॉन जिसमें निकालना है उसकी में मास की यूनिट रेज टू पावर A, लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2 रेज टू पावर B, टाइम 1 अपॉन टाइम 2 रेज टू पावर C। ठीक है, अब फोर्स के डायमेंशंस अगर हम देखें तो वो होते हैं MLT-2, राइट। तो यहाँ पर A तो हो गया, देखो M1 हो गया 10, N1 हो गया सपोज 10। M1 मास को हम नापते हैं केजी में एसआई सिस्टम में, और M2 सीजीएस सिस्टम में हम नापते हैं ग्राम में, और A यहाँ पर है 1। ठीक है ना, M की पावर 1 है। उसके पास बाद लेंथ को हम एसआई में नापते हैं मीटर में, और सीजीएस में नापते हैं सेंटीमीटर में रेज टू पावर 1। टाइम को नापते हैं सेकंड में, दोनों में, और रेज टू पावर -2। ठीक है, अब केजी से ग्राम नहीं कटेगा तो या तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो या केजी को ग्राम में। तो हम क्या करते हैं, केजी को लिख देते हैं 1000 ग्राम कन्वर्जन फैक्टर का यूज़ करके। ऐसे ही मीटर को हम लिख देंगे 100 सेंटीमीटर, और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया तो -2 कैंसिल हो गया, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, तो 10 इंटू 10⁵ तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 10⁵ एक तो ये सिंपल मेथड है। ठीक है, लेकिन वो तुमको बोल दे कि एक नया सिस्टम बना दिया गया है। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। एक मिनट, कितना टाइम हो गया। ठीक है, अगर तुमको बोला गया एक नया सिस्टम बना दिया गया, एक अ, जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, न्यू सिस्टम, इसमें मास को हम मेजर करते हैं मिलीग्राम में, या ग्राम में ले लेते हैं, ग्राम में। लेंथ को हम मेजर करते हैं मान लो किलोमीटर में, और टाइम को मेजर करते हैं हम मिनट्स में।
तो अब हमारे पास कोई वर्क डन है, मान लो 10 जूल, इसको न्यू सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम इसको न्यू सिस्टम में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक बार चेक करते हैं। सुने, अब हमको क्या करना है, n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 रेज टू पावर a और L1 अपॉन L2 रेज टू पावर b एंड T1 अपॉन T2 रेज टू पावर c। ठीक है, तो वर्क की पहले तुम डायमेंशंस देख लो। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के होते हैं ml t-2 और एक लेंथ की। तो तुम्हारे पास वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, एक मिनट, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ml2t-2। ओके, तो n1 हमारे पास है 10। SI सिस्टम में हम मास को मेजर करते हैं केजी में। 1 मिनट, यहाँ पर मास को हम करेंगे केजी में, और नए सिस्टम में हम ग्राम में मेजर करते हैं और रेज टू पावर 1। लेंथ यहाँ पर होगी मीटर में और यहाँ पर है किलोमीटर में स्क्वायर। यहाँ पर सेकंड में और यहाँ पर हम मेजर करेंगे मिनट में, -2। ठीक है, अब केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। मीटर को मीटर में रहने देते हैं और किलोमीटर को 1000 मीटर में, है ना। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर। और 1 मिनट को हम 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्जन फैक्टर का यहाँ पर यूज़ करना है तुमने। ग्राम से ग्राम कैंसिल, मास से मास कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ इंटू 1 अपॉन 10⁻⁶ इंटू ये 60 की पावर -2 है, तो ऊपर ले जाकर हम इसको 60 इंटू 60, है ना, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में बदलना है, तो डिनोमिनेटर को हम ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे। यहाँ पर 10⁻⁴ से ये 4 कट गई और 5 और 6, तो टोटल हो जाएगा 36। तो न्यू सिस्टम में 10 जूल इक्वल टू 36 न्यू सिस्टम की जो भी न्यू यूनिट है ना, तो न्यू यूनिट तो तुमने ध्यान दिया, हमारे पास यहाँ पर वो एक ही बेसिक फॉर्मूला है, उसकी मदद से हम ऐसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने 2 यूज़ देख लिए अभी तक डायमेंशनल एनालिसिस के। ठीक है, अब हम इसका थर्ड यूज़ देखेंगे, टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो, इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, मैं तुम्हें एक बताता हूँ। जैसे मान लो कोई एक पार्टिकल जो एक सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व कर रहा है, सपोज r रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पर m मास का पार्टिकल v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, तब उस पर एक फोर्स लगता है F। ये जो फोर्स लगता है, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ पार्टिकल। कैसे डिपेंड कर रहा है ये नहीं पता। इट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, कैसे ये नहीं पता। तो हमने देखो, ए अननोन है, बी अननोन है। ये क्वेश्चन में दिया होगा कि एफ डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, मास ऑफ पार्टिकल एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल, लेकिन कैसे डिपेंड कर रहा है ये नहीं दिया हुआ, तो हम एक ए बी सी अननोन वेरिएबल्स लगा लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से, जो वो बोल रहा था कि फोर्स मास पर, रेडियस पर और स्पीड पर डिपेंड करता है, हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा लिया, लेकिन कैसे है, कितनी पावर से, वो हमको नहीं पता, तो हमने ए बी सी उसके ऊपर लगा दी। तो ये पहली स्टेप। अब तुमने क्या करना है, इस इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास फोर्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट हमको इंट्रोड्यूस कराना होगा के,
m रेस टू पावर a, r रेस टू पावर b एंड v स्पीड रेस टू पावर c। अब फोर्स के डायमेंशंस होते हैं ml t माइनस टू इक्वल टू k, मास के डायमेंशंस हो जाएंगे m, रेडियस मीन्स लेंथ, लेंथ के डायमेंशन b, स्पीड मतलब एल टी माइनस वन रेस टू पावर c। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। मास सिर्फ एक ही जगह पर है जिसकी पावर a है, l की पावर b भी है और l की पावर c भी है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी b प्लस सी, और t की पावर माइनस सी है। ठीक है, इसके अगेंस्ट में हमारे पास है एम एल टी माइनस टू, राइट। इन दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करोगे तो तुम देखोगे मास की पावर ए और यहाँ पर मास की पावर वन है, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, वन। और b प्लस सी, जो l की वैल्यू है राइट हैंड साइड में और l की पावर लेफ्ट हैंड साइड में वन, राइट हैंड साइड में t की पावर है माइनस सी और राइट हैंड साइड में पावर है, लेफ्ट हैंड साइड में पावर माइनस टू, तो यहाँ से c इक्वल टू टू मिल गया, a इक्वल टू वन मिल गया, और ये वाले b प्लस सी में अगर हम b की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो b की वैल्यू मिल जाएगी माइनस वन। अब ये जो इक्वेशन था इसमें तुम ए बी सी सब्सटीट्यूट कर लो, तो f इक्वल टू के m रेस टू पावर वन, r रेस टू पावर माइनस वन एंड v रेस टू पावर टू। तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो इस तरह से हम रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं, एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पर एक लिमिटेशन ये है कि के की वैल्यू हमको या तो कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो उससे पता लग पाएगी, अदरवाइज हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये अननोन ही रहेगा अदरवाइज, है ना। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस की एक लिमिटेशन में भी शामिल है। अब अगली बात, इस पर एक टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं, वो देखो उसकी लैंग्वेज अलग होती है लेकिन तरीका यही होता है। जैसे मान लो वो बोल दे कि एक नए सिस्टम में, एक न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में अब हमने फंडामेंटल यूनिट बदल दिए, हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी, फोर्स एंड एक्सेलेरेशन आर, ये है एक्सेलरेशन, ये है फोर्स, ये है वेलोसिटी, दिस आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो तुम वर्क के डायमेंशंस बताओ। ठीक है, बात क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होगा, जैसे अभी हमको पता है कि 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, मास, टाइम वगैरह वगैरह। वो बोलता नहीं, हमने एक नया सिस्टम बनाया, उसमें हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज बदल दी, हम अब इस वेलोसिटी को, फोर्स को और एक्सेलरेशन को फंडामेंटल मान रहे हैं, तो बताओ वर्क के डायमेंशन इन तीनों के टर्म में क्या होंगे। ओके, हम इसको देखते हैं। अब इसकी शुरुआत वैसे ही करनी है, इसका मतलब देखो, वर्क डिपेंड्स ऑन v रेस टू पावर a, फोर्स रेस टू पावर b एंड एक्सेलरेशन रेस टू पावर c। ठीक है, फिर इस इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दो k को इंट्रोड्यूस करा करके। अब वर्क के जो डायमेंशंस होते हैं वो होते हैं एम एल टू टी माइनस टू, राइट, इक्वल टू के, वेलोसिटी के होते हैं एल टी माइनस वन, फोर्स के होते हैं एम एल टी माइनस टू, और एक्सेलेरेशन के होते हैं एल टी माइनस टू। ठीक है, एक स्टेप और हम लेते हैं। अब देखो, मास के खाली एक ही जगह पर है b, तो मैंने मास को लिख दिया b, l का है a और l का है b और l का है c, पावर है ना, तो इसकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। और t का है माइनस a माइनस टू बी माइनस टू सी। ठीक है, अब दोनों साइड को हम कंपेयर करते हैं, तो देखो b इक्वल टू तुम्हारे पास वन आ जाएगा, अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टू आ जाएगा, और माइनस a माइनस टू बी माइनस टू सी इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, इनके माइनस माइनस कॉमन लेके कट कर दोगे तो a प्लस टू बी प्लस टू सी इक्वल टू टू आ जाएगा।
अब ये जो ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। 1 और 2 में हम b की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 1 वाला इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा किसमें, एक यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। तो देखो 1 रिड्यूस हो जाएगा a प्लस सी इक्वल टू 2 में, और ये रिड्यूस हो जाएगा a प्लस प्लस का 2 है, उधर हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2c इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो a से एक कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सी इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, अब इक्वेशन ये वाले इक्वेशन में अगर हम c इक्वल टू -2 रखते हैं तो a-2 इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू हो जाएगा 4। तो अब देखो ये वाला इक्वेशन को अगर तुम देखोगे तो वर्क इक्वल टू k, और मतलब अब तुम्हें डायमेंशंस चाहिए तो तुमको सीधा डायमेंशंस लिखने हैं, v रेस टू पावर a, और a कितना है 4, फोर्स रेस टू पावर b कितना है 1, और एक्सीलरेशन रेस टू पावर c, और c कितना है हमारे पास -2, यहाँ से c इक्वल टू -2, तो यहाँ पर हम -2। तो इस तरह से क्वेश्चन की देखो लैंग्वेज अलग है लेकिन सॉल्व इसी तरह से होगा। तो मैंने तुम्हें डायमेंशंस के सारे पॉसिबल केसेस बता दिए कि किस टाइप के तुम्हें क्वेश्चन आ सकते हैं। अब लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। नंबर 1, हम खाली डायमेंशंस देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस है कि स्केलर के डायमेंशंस है कि वेक्टर के। तो वी कैन नॉट डिटरमाइन वेदर फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर, पहली लिमिटेशन। दूसरी कि अ, एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी के सेम डायमेंशंस हो सकते हैं, तो हम डायमेंशंस को देखकर नहीं बता सकते कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। जैसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस और प्रेशर, इन तीनों के डायमेंशन सेम होते हैं, तो हम खाली डायमेंशंस देख के नहीं बता सकते कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। तीसरी बात, जब हम रिलेशन ड्राइव कर रहे थे तो उसमें जो अननोन कांस्टेंट था के, उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, एक वो लिमिटेशंस होगी। और ठीक है, तो ये कुछ बेसिक लिमिटेशंस है जो तुम्हें ध्यान रखनी होंगी। तो डायमेंशन एनालिसिस हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास है एरर एनालिसिस। उसमें सबसे पहले हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है वो समझेंगे, राउंडिंग ऑफ समझेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर समझेंगे, और फिर एरर एनालिसिस पर आएंगे। तो पहली चीज है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। देखो मान लो एक हमको लेंथ मेजर करनी थी ए बी, और इसकी ट्रू वैल्यू है मान लो 2.32 सेंटीमीटर। अब एक स्टूडेंट S1 वो इस लेंथ को नापता है सेंटीमीटर स्केल से, जिसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। वो इसको नापता है 2.3 सेंटीमीटर, नहीं 2 पॉइंट मान लो 1 सेंटीमीटर। और एक दूसरा स्टूडेंट वो मान लो वर्नियर कैलिपर का यूज़ करता है, वो स्क्रू गेज का यूज़ करता है और इसको मेजर करता है 1.963 सेंटीमीटर। अब इसमें देखो कि S1 और S2 में से किसकी वैल्यू ज़्यादा क्लोज है। तो हम देखते हैं कि S1 की वैल्यू ज़्यादा क्लोज है, तो हम लिखेंगे S1 इज मोर
एक्यूरेट देन S2। तो एक्यूरेसी का मतलब है तुम्हारा मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। तो ये क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू को बताता है। एक्यूरेसी टर्म का मतलब आप कितना ज़्यादा क्लोज हो ट्रू वैल्यू के। प्रिसीजन क्या है? जैसे मैंने तुम्हें बताया था लीस्ट काउंट, किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है, वो जो मिनिमम रीडिंग वो मेजर कर सकता है उसको हम उसका लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो जैसे अगर हम देखें तो S1 ने सेंटीमीटर स्केल का यूज़ किया, उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है। लेकिन जिस S2 ने जिसका यूज़ किया वो स्क्रू गेज है, उसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट जिसका ज़्यादा है, यानी जो छोटी से छोटी वैल्यू नाप सकता है, उसको हम ज़्यादा प्रिसाइज बोलते हैं। तो हम बोलेंगे S2 इज मोर प्रिसाइज देन S1। तो ये एक्चुअली में लीस्ट काउंट को बताता है। प्रिसीजन मीन्स लीस्ट काउंट कितना ज़्यादा या कम है। तो एक तो ये होगी बात एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इसका बाद है राउंडिंग ऑफ। देखो क्या है, जैसे कुछ नंबर को मैं राउंड ऑफ करूंगा डेसिमल के बाद एक सर्टेन डिजिट तक। तो जैसे फर्स्ट में ले लेता हूँ 2.326, इसको राउंड ऑफ करना है। दूसरा 2.362, इसको राउंड ऑफ करना है। 2.35, इसको राउंड ऑफ करना है। 2.65, इसको राउंड ऑफ करना है। 2.350, 2.650, 2.351, 2.651 ना, इनको राउंड ऑफ करना। देखो ये दो नंबर तो क्लियर है कि तुम्हें जिसको सपोज मुझको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है ना, अप टू 2 डिजिट्स, अप टू 3 डिजिट्स ले लेते हैं ना, पूरा उसमें आ जाएगा। तो 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है मेरे को। तो जैसे फर्स्ट केस में मुझे ओके नहीं 2 डिजिट्स, मेरे को मतलब खाली अपने रिकॉर्ड में सिर्फ 2 डिजिट रखनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में मैं 2 को ड्रॉप करूँगा। तो अगर तुम जो नंबर ड्रॉप कर रहे हो इट इज़ लेस देन 5, तो बिना कुछ चेंज किए राउंड ऑफ कर दो। लेकिन तुम जिसको ड्रॉप कर रहे हो इट इज़ ग्रेटर देन 5, तो हम प्रीसीडिंग को 1 से इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन तुम्हें ड्रॉप ही करना 5, भाई पहले बात हो रही है सिर्फ 5 से छोटा या 5 से बड़ा, लेकिन अब बात हो रही है 5 की, तो उसके पीछे कुछ भी नहीं है। तब तुम उसकी प्रीसीडिंग डिजिट देखते हो, अगर ये ऑड है तो 1 से इंक्रीज कर दो, अगर ये इवन है तो तुम्हें कुछ नहीं करना। ठीक है, जीरो के लिए भी अगर 5 के बाद देखो जीरो जीरो है तब भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा। हम प्रीसीडिंग को 1 से इंक्रीज कर देते हैं और इवन के केस में हम कुछ भी नहीं करते। लेकिन 5 के बाद भी जीरो के अलावा कुछ है तो प्रीसीडिंग को 1 से हम इंक्रीज ही करते हैं हमेशा। तो 2.4 हो जाएगा, 2.7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम राउंड ऑफ करते हैं। ठीक, इसके बाद है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, उसको कैलकुलेट करने के रूल क्या है, वो हम अभी बात करेंगे। देखो
मान लो हमको एक लेंथ मेजर करनी थी ए बी, हमने अपनी सेंटीमीटर स्केल यहाँ पर रख दी, जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से हमने 0 को कोइंसाइड करा दिया, 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। फिर 1 2 3 4 5, अब ये जो बी है ना, बी 1.4 और 1.5 के बीच में कहीं आ रहा है, तो मैं इसको अंदाजे से लिख देता हूँ भाई, ए बी इक्वल टू 1.4 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, तो मैंने अंदाजे से 1.46 लिख दिया। अब इस रीडिंग में मैं इन 2 डिजिट तक तो सर्टेन हूं कि 1.4 तक तो पक्का है, लेकिन एक अनसर्टेन डिजिट है, इसके बाद भी लिख सकता था 2b। तो हमको क्या करना है, सर्टेन प्लस 1 अनसर्टेन, मतलब ए बी को मैं लिखूंगा 1.4 सर्टेन प्लस 1 अनसर्टेन, तो इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, इसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स को 2 कैटेगरी में बांटता हूँ या 3 कैटेगरी में बांट देता हूँ। 1 2 3। अब तुम्हारे पास जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है ना, या फिर लेस देन 1 है, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो, ए का और बी का। जैसे तुमको दिया हुआ हो 202, या तुम्हें दिया हुआ हो 0.01, या फिर 202.01, है ना, दोनों को मिला दो। तो इसके रूल्स क्या है कि ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। मैं अभी ना बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, तुमको मैं बताता जाता हूँ, ध्यान से सुनना। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट है। मतलब जैसे 236 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3। और जीरोस इन बिटवीन नॉन जीरोस, जैसे अगर 202 है तो नॉन जीरो के बीच का जीरो भी काउंटेबल है, तो 3। लेकिन ट्रेलिंग जीरोस, मान लो 200 है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर 3 बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। नॉन जीरो जितने भी है वो सब सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो के बीच के जीरो भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि डेसिमल के बाद अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे 0.01 में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट है, तो अब टोटल 4 हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर है ना। तो तुम्हें ध्यान रखना है, डेसिमल के पहले वाला जीरो भी हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे, डेसिमल के बाद भी अगर जस्ट बाद है तो जीरो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर नॉन जीरोज हैं तो वो तो काउंटेबल है, और नॉन जीरो के बाद के ट्रेलिंग जीरो भी काउंटेबल होंगे। ठीक है, अब ये दोनों मिला दिया जाए रूल, तो फिर जैसे 236.01, तो अब तुम्हारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे टोटल 5। ठीक है ना। अगर जैसे 200.001 है तो सारे काउंट हो जाएंगे, 3 और 3 6, टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर। तो और अगर हम किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मान लो 2006 को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो 2.006 इंटू 10⁻³ लिखूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते वक्त 10 के ऊपर जो पावर लिखती है वो नॉन सिग्निफिकेंट होती है ना। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, 4, और यहाँ पर भी कितने होंगे, 4। तो किसी नंबर को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो सिग्निफिकेंट फिगर बदलते नहीं हैं। ठीक है, ये बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा।
अब आ जाते हैं हम एरर पर। देखो, मान लो ट्रू वैल्यू है 2.31, ये ट्रू वैल्यू है। मान लो एक लेंथ थी ए बी, उसकी वैल्यू है 2.31, लेकिन तुमने नापा मान लो 2.28, तो ये जो डिफरेंस है ना, इसको बोलते हैं एरर। तो एरर बेसिकली क्या है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन measured value and true value is known as error। ठीक है। अब एरर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। पहला डिवीजन हमको इस बेसिस पे करना है कि तुम्हें एरर का सोर्स पता है या नहीं है। अगर नोन ऑफ सोर्स ऑफ एरर इज नोन तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर्स। और अगर सोर्स अननोन है तो उनको बोलते हैं रैंडम एरर। सिस्टम एरर भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटल, तुम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ले रहे हो अगर उसी में डिफेक्ट हो तो तुम्हारा मेजर्ड वैल्यू गलत आएगी, तो ये इंस्ट्रूमेंट एरर के केस में आ जाएंगे। दूसरा पर्सनल एरर। अब जो रीडिंग लेने वाला पर्सन है या ऑब्जर्वर है, उसको ठीक से नॉलेज नहीं है या वो जल्दबाजी कर रहा है, केयरलेसनेस कर रहा है, तो उसकी वजह से जो एरर आ जाएगा वो पर्सनल एरर। तीसरे टाइप के ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे अगर हम रेजिस्टेंस नापते हैं तो वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब तुम्हारे लैब का टेम्परेचर बदल जाए तो तुम रेजिस्टेंस गलत नापोगे। तो इस तरह का जो एक्सटर्नल फैक्टर से कंट्रोल होते हैं तो उसको हम ये इस थर्ड कैटेगरी में डाल देते हैं। तो ये एरर के टाइप हो गए। अब सिस्टमेटिक एरर का तो हमें सोर्स पता होता है, तो हम उस सोर्स को ठीक करके एरर को ठीक कर सकते हैं। लेकिन रैंडम एरर का तो हमें सोर्स ही नहीं पता, तो उसको कैसे ठीक करें? तो उसको ठीक करने का तरीका ये है कि तुम एक रीडिंग मत लो, एक से ज़्यादा लो और फिर उसका एवरेज निकालो। तुम जितनी ज़्यादा रीडिंग लोगे उतना एरर कम हो जाएगा। ठीक है, उतने टाइम्स एरर कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एवरेज वैल्यू की कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर एवरेज रीडिंग लेते हैं। एक से ज़्यादा रीडिंग लेके फिर हम उनका एवरेज निकालेंगे, फिर हम उसको मेजर्ड वैल्यू मानेंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब जैसे फिजिक्स के अकॉर्डिंग तुम्हारा कभी भी मेजरमेंट एक्यूरेट आ ही नहीं सकता, उसमें हमेशा गड़बड़ होगी। तो हमेशा तुम एक से ज़्यादा लोगे क्योंकि तुम्हें अननोन सोर्स का तो पता ही नहीं है वो कैसे एरर दे रहा है। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो तुमको एक लेंथ नापनी थी ए बी, तुमने उसको 5 टाइम्स रीडिंग मेजर करी। अब 5 टाइम्स हो सकता है उसमें से कुछ सेम आएगी कुछ अलग आएगी, लेकिन मैं एक हाइपोथेटिकल रीडिंग लेकर के चल रहा हूँ तो मैं कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। तुमने पहली रीडिंग ली मान लो 2.1 सेंटीमीटर, दूसरी बार मेजर किया 2.2, थर्ड टाइम मेजर किया 2.3, फोर्थ टाइम मेजर किया 2.4 और 5 टाइम मेजर किया 2.5 सेंटीमीटर ना। तो ये 5 रीडिंग आ गई। अब ट्रू वैल्यू किसको माने? हमको तो पता ही नहीं ट्रू वैल्यू, तो इसका जो एवरेज होता है हम उसको ट्रू मान लेंगे। ट्रू वैल्यू यानी उसकी एवरेज। क्या करो, इन सभी रीडिंग्स को ऐड करो और डिवाइडेड बाय 5 कर दो। तो तुम जब ऐसा करोगे कैलकुलेशन तो मुझे पता अभी आएगा 2.3 सेंटीमीटर।
क्योंकि एक्चुअली मैंने इसको इस तरह से डिजाइन किया होगा इसके मीन आ जाए। तो तुम कैलकुलेट कर लेना, इन 5 को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 कर देना तो तुम्हें ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। तो ये अभी ट्रू वैल्यू है। अब हम पहले निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। उसको हम डेल्टा ए से दिखाएंगे। तो एब्सोल्यूट एरर होता है इट इज डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो इट इज डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो जैसे फर्स्ट रीडिंग का अगर एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो 2.1 माइनस 2.3 ये आएगा माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ऐसे करते करते तुम 5 के लिए निकाल लेना। तुम अगर चेक करोगे ना तो इन सबका जो सम आएगा वो 0 आता है, तो इसका मतलब तुमने सही किया है। दूसरा, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको हम डेल्टा ए बार से दिखा रहे हैं। तो ये क्या करो, जितने भी तुमने एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं उनकी मॉड वैल्यू लेना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, साइन हटा देना। तो ये मॉड वैल्यू का, मॉड एब्सोल्यूट एरर का मीन है। क्योंकि तुम उनको साइन के साथ जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। तो मैं अगर इन सबको ऐड करूंगा ना तो 0.1 0.2 ये आ जाएगा मेरे पास 0.6/5। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अभी ये आ जाएगा 0.12 सेंटीमीटर। लेकिन हम जो ये सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं उसका एक मिनट देख, एक चीज और हम बताना चाहते हैं कि जैसे प्लस और माइनस करेंगे हम ये दो ऑपरेशन में। जैसे सपोज 2.16 में हम ऐड करना चाहते हैं 0.6, तो मैं इनको ऐड करता हूं। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तुम देखो कि किस मेजरमेंट में डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर है। तो ऊपर में अगर हम देखें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, नीचे देखें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो तुम्हारे आंसर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट से ज़्यादा आना नहीं चाहिए। तो तुम्हें 6 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 6 इज ग्रेटर देन 5, तो मैं इसको लिख दूंगा 2.8। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम किस बात का ध्यान रखते हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में हमको क्या करना होता है? जैसे मान लो मैं कर रहा हूं 2.61 को मल्टीप्लाई बाय 0.1, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.261। अब देखो ऊपर यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 3। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर है 1। तो यहां पर तुम्हें नंबर ऑफ मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर लेना होते हैं। तो तुम्हारे आंसर में 1 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होने चाहिए। तो मतलब मैं डेसिमल के बाद 1 डिजिट रखूंगा, तो 6 को ड्रॉप कर रहा हूं, तो मैं इसको लिख दूंगा 0.3। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चूज करना पड़ता है। मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ध्यान रखना। प्लस और माइनस में मिनिमम डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। यहाँ पर अब हमको भी क्या करना होगा, देखो ऊपर न्यूमरेटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। नीचे एक 5 नंबर है, खाली नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो 5 में इनफाइनाइट है, लेकिन तुम्हारे आंसर में 1 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आने चाहिए। तो तुम 2 को ड्रॉप करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ध्यान रखना इस बात का। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। अब आ जाता है रिलेटिव एरर, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर।
तो इट इज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास 0.1 है। ध्यान रखना तुम्हारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर है ना वो लीस्ट काउंट ही आएगा। जैसे यहाँ पर तुम्हारा जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है, तो तुम्हारे आंसर में भी 1 मिली मीन एब्सोल्यूट एरर एक्चुअली में लीस्ट काउंट ही होता है इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, तो ये 2.3। और फिर फोर्थ है तुम्हारे पास परसेंटेज एरर। तो ये जो फ्रैक्शनल एरर का परसेंटेज निकाल दोगे तुम 100%, वो बदल जाएगा परसेंटेज एरर में। तो अभी देखो तुम्हारे पास न्यूमरेटर में है सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर, नीचे डिनोमिनेटर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और 100 में तो इनफाइनाइट। तो तुम्हारे आंसर में एक सिग्निफिकेंट फिगर से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो मैं इसको देखता हूँ, ये 100/23, तो ये लगभग आ जाएगा मेरे पास 23 टाइम्स 3 और टाइम्स 4, तो 492 और 8 डेसिमल लगाएंगे तो 0, और अब ये कितने से जाएगा 3 से, तो ये लगभग 4.3%। लेकिन हमको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा एक डिजिट तक, तो इट इज़ 4%। ठीक है, अब देखो मेजरमेंट लिखने का सही तरीका क्या है। तो तुम उस ए बी की लेंथ को लिखोगे ट्रू वैल्यू, है ना, ये क्या है ट्रू वैल्यू, प्लस माइनस या तो मीन एब्सोल्यूट एरर लिखो प्लस माइनस 0.1। एक्चुअली में ये लीस्ट काउंट भी आएगा तुम्हारे, ये लीस्ट काउंट भी काउंट होता है। ठीक है, या फिर तुम लिखोगे 2.3 प्लस माइनस 4%, ऐसा भी लिख सकते हो, यानी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100%। तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो एक्चुअली में फिजिक्स के हिसाब से कोई भी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है। तो ये जैसे तुम्हारे पास 2.3 प्लस माइनस 0.1 है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास ए बी की जो रेंज है 2.3 में से 1.1 सब्ट्रैक्ट करो तो 2.2 से लेकर के 2.4 सेंटीमीटर के बीच में कोई लेंथ की वैल्यू है। तो ये मैंने तुम्हें समझा दिया। अब आगे एरर का प्रोपोगेशन कैसे होता है वो बताता हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है z, वो बनती है a प्लस बी से। तो z के मेजरमेंट में जो एरर आएगा ना वो डेल a प्लस डेल बी के बराबर आएगा। ठीक है, जैसे भाई a के मेजरमेंट में एरर है डेल a, b के मेजरमेंट में है एरर डेल b, तो z जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है उसके में मेजरमेंट में एरर आ जाएगा डेल a प्लस डेल बी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें समझाऊं, मैं पहले एक बार सारे फॉर्मूले लिख देता हूं, फिर हम इसके क्वेश्चंस देख लेंगे। अगर z इक्वल टू a माइनस बी से भी बनता है तो डेल z इक्वल टू डेल a माइनस डेल बी से बनेगा। थर्ड, इफ z इक्वल टू a इंटू बी, तो रिलेटिव यानी फ्रैक्शनल एरर जो तुम्हारे पास हो जाएगा वो डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b हो जाएगा। ऐसे ही अगर z इक्वल टू a अपॉन b है तो फ्रैक्शनल एरर, ये हम मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर या मैक्सिमम एरर की बात कर रहे हैं ना। 4 ऑप्शंस आते हैं, लेकिन अभी हम उसमें से अगर मैक्सिमम को सेलेक्ट करेंगे तो यही आएगा। और एक फिफ्थ बात है, अगर z बनता है a रेज़ टू पावर n से, तो डेल z बाय z इक्वल टू n डेल a बाय a। ठीक है, अगर परसेंटेज एरर, ठीक है ना, जैसे मान लो डेल z बाय z इंटू 100% इज लेस देन और इक्वल टू 5%, तब हम डिफ्रेंशिएशन का भी यूज कर सकते हैं, डेल z इक्वल टू डेल a प्लस डेल b। लेकिन ध्यान रखना ये सिर्फ 5% या उससे नीचे के लिए एप्लीकेबल है ना। जैसे यहाँ पर डेल z बाय z इक्वल टू हो जाएगा डेल a अपॉन a प्लस डेल b डी बी अपॉन बी। ध्यान रखना डिफ्रेंशिएशन का तुम यूज कर सकते हो
अगर परसेंटेज एरर, यह भी तो मैं समझाता हूँ, एक क्वेश्चन के थ्रू है ना, नीट में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें परसेंटेज एरर 5 से कम हो तो अलग रूल होता है और 5% से ज़्यादा हो तो अलग रूल होता है। अभी मैं तुम्हें फर्स्ट का एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ हम मान लेते हैं 2.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेथ हम सपोज कर लेते हैं 1.0 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर z मैं ले रहा हूं l प्लस बी से, तो z इनके एडिशन को कैसे लिखा जाए? तो भाई पहले तो तुम इसके 2.0 प्लस 1.0 को तो सीधा सीधा ऐड कर लो, 3.0 सेंटीमीटर। अब डेल z निकालना हो तो डेल a जो कि +1 था और डेल b जो +3 था, 0.3 था, वो 0.4 हो जाएगा। तो अब इनके दोनों के एडिशन को तुम्हें लिखना चाहिए 3.0 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। अब अगर सब्ट्रैक्शन करना हो, जैसे इसी केस में 2.0 प्लस माइनस 0.1, 1.0 प्लस माइनस 0.3, अब अगर L माइनस बी करना हो तो भाई तुम 2.0 माइनस 1.0, लेकिन डेल जेड में अभी भी एडिशन ही आएगा क्योंकि हम मैक्सिमम एरर की बात कर रहे हैं। तो तुमको z को लिखना होगा 1.0 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो, एक मिनट, जैसे ये लेंथ थी 2.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, 1.0 प्लस माइनस, इसको अभी ले लेते हैं 0.4 ताकि अपने कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अगर z बनता है l इंटू बी से, ठीक है, तो तुम क्या करो 2.0 इंटू 1.0 कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डेल z बाय z आएगा डेल l बाय l प्लस डेल b बाय b से। डेल l है 0.1, l है 2.0, प्लस डेल b है 0.4 अपॉन 1.4। ठीक है, तो डेल z इक्वल टू, z तुम्हारे पास है 2, 1/2 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0.4, तो हो जाएगा 1 प्लस 0.8, तो ये हो जाएगा 1.08, है ना, 1.8। ओके, एक मिनट। अब तुम z को लिखोगे 2.0 प्लस माइनस 1.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सपोज डिवीजन होता, ये 2.0 प्लस माइनस 0.1 और 1.0 प्लस माइनस 0.4। अब सपोज z बनता l अपॉन बी से, तो मतलब 2.0 अपॉन 1.0, तो ये तो हो जाएगा 2.0। ठीक है, अब डेल z बाय z इक्वल टू डेल l अपॉन l, डेल b अपॉन b। तो यहाँ पर वही सेम आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, ये है 1/2 प्लस 0.4, तो डेल z 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8, तो यहाँ पर z इक्वल टू आ जाएगा 2.0 प्लस माइनस 1.8, डायमेंशन लेस आएगा ना क्योंकि सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर हो गया। अब एक क्वेश्चन और, जैसे पावर वाला भी बताता हूँ तुम्हें। जैसे l इक्वल टू 2.0 प्लस माइनस 0.1 था, b इक्वल टू 1.0 प्लस माइनस 0.4 था। अब z मान लो बनता है l क्यूब से,
ठीक है, तो 2.0 का हम होल क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 8.0 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब डेल जेड बाय जेड इक्वल टू एन डेल ए एल अपॉन एल हो जाएगा, तो पावर आगे आ जाएगी और डेल एल कितना 0.1 अपॉन एल कितना 2.0, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास डेल जेड आ जाएगा 3.3 अपॉन 2 इंटू 8, तो 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन एक समस्या है, 0.3 में तो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो एक से ज़्यादा हो नहीं सकते, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब तक। ठीक है, लेकिन इसमें ठीक है, तो ये अब हमारे पास हो जाएगा, इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो क्योंकि एक सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए ना। ठीक है, तो ये भी चल जाएगा। तो अब हम जेड को लिख देंगे 8.0 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब तो मैं वो 5% वाली कहानी समझाता हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू। देखो, जैसे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है P² अपॉन 2m। ठीक है, अब जैसे अगर वो बोलता है कि लेट परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम बी, एक बार हम ले लेते हैं 2% और दूसरी बार हम ले लेंगे 20%, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज की जगह हम एरर ले लेते हैं, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ पी। बी इतना, एक केस में 2% है और एक केस में 20% है। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखो 2m तो कांस्टेंट है, इसको भूल जाओ। फर्स्ट केस में मैं बहुत आसानी से सीधा कर सकता हूं, दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर दूं, डी के बाय के इक्वल टू डबल ऑफ डी पी बाय पी। ठीक है, तुम्हें ये जो दे रखा है ना परसेंटेज चेंज, इसका मतलब है चेंज इंटू 100% इक्वल टू 2%, और दूसरे केस में 20% है। तो अभी मुझको इसका भी परसेंटेज निकालना है इंटू 100%, तो 2 इंटू डी पी बाय पी इंटू 100%, तो ये तो हो जाएगा सीधा सीधा 4%। कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन दूसरे केस में ये 5% से बड़ा है, तब हम ये डिफ्रेंशिएशन वाला मेथड नहीं लगा सकते, तब हम दूसरा तरीका लगाएंगे जब परसेंटेज चेंज 20% है। तो देखो, हम P1 मान लेते हैं 100, तो P2 वो हर 100 पर 20% बड़ा है, 20% मेजरमेंट में एरर है, तो ये 120 हो जाएगा। अब K1 जो आएगा वो P1² अपॉन 2m, और K2 जो आएगा वो 120 का स्क्वायर अपॉन 2m, और परसेंटेज चेंज निकालना है तुम्हें, तो तुमको मतलब K2 माइनस K1 अपॉन K1 इंटू 100% करना है। तो K2 इज 120 का स्क्वायर अपॉन 2m माइनस 100² अपॉन 2m अपॉन 100² अपॉन 2m इंटू 100%। ठीक है, ये 2m कैंसिल कर देंगे, इस 100 से एक 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर अपॉन
100%। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, तो मतलब 120 प्लस 100 कितना हो जाएगा 220 इंटू ए माइनस बी इंटू 20 अपॉन 100%। तो 0 से 0, 0 से 0, तो ये हो जाएगा 44% है ना। अगर तुम अप्रॉक्सीमेशन लगाते तो फिर 40% ही आता। तो ये हमने नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पॉसिबल एरियाज थे इस चैप्टर में वो सारे डिस्कस कर लिए। होप कि आप इसके ऊपर काम करेंगे और कम से कम एटलीस्ट PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर लें, जो हम शाम की क्लास में डिस्कस कर लेंगे।